वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम सेल बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग से एक्चुअली हम बेसिकली देखा जाए तो इस वर्ड से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दो सेल्स के बीच के इंटरैक्शन को सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू perceive and correctly respond to their micro environment is the basis of development। दो सेल्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेल जो होता है वो सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अगर पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के ऊपर रिलाई करता है, अगर दो सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट होना बॉडी का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी लिविंग बीइंग का फॉर दैट पर्पस पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी लिविंग बीइंग के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके सेल्स के बीच में इंटरेक्शन हो। और ये इंटरेक्शन कैसे होता है? ये इंटरेक्शन सिग्नल के ऊपर बेस्ड होता है जिसको हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग एक पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो कि बेसिक एक्टिविटीज़ दर्शाता है सेल की, और इट कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल सेल एक्शन। और ये सारे ही सेल एक्शन, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सेल आउटसाइड सेलुलर एनवायरनमेंट करेगा वो सेल सेल के इंटरैक्शन के बीच में बेस्ड होगा। यदि आपने कभी कैंसर ध्यान से पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, एक बात उसमें क्लियरली बताई जाती है कि कैंसरस सेल जो होता है वो इट लूजेस इंटरैक्शन विद द नेबरिंग सेल, पड़ोसी सेल के साथ अपना संपर्क खो देता है। ये उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है और यही वो प्रॉपर्टी है जो एक नॉर्मल सेल को एक कैंसरस सेल से अलग करती है। तो सेल सिग्नलिंग, सेल इंटरैक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। किसी भी चीज़ के प्रोसेस के आगे बढ़ने के लिए सेल सिग्नलिंग इज़ ए पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर सेल सिग्नलिंग नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन सेल्स के बीच में होना, किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन सेल्स के बीच में होना संभव नहीं है। ठीक है। और अगर सेल सिग्नलिंग में एरर इन द सिग्नलिंग इंटरेक्शन एंड सेलुलर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मे कॉज मैनी डिजीज़। और किसी भी तरह से अगर एरर हो सेल के सिग्नल में या सेलुलर इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र होने में तो इट कैन लीड टू मैनी डिजीज़ेस। ये बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज कर सकता है। अब मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग क्या क्या हो सकता है? सेल सिग्नल जो हैं वो दो लेवल पर जनरेट होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर लेवल। एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल का मतलब होता है कि सेल जो अपने बाहर कोई सिग्नल देता है, किसी आस पड़ोस वाले सेल को सिग्नल जब प्रोवाइड करता है तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग कहते हैं। जो कि पास वाले सेल तक कोई मैसेज पहुंचाए वो एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाती है। और सेल जब अपने ही अंदर अपने ही ऑर्गेनेल को किसी प्रकार से सिग्नल दे या अपने ही किसी कंपोनेंट को सिग्नल जनरेट करे वो इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग कहलाती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं: सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाय द सिग्नलिंग सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिग्नल टू द टारगेट सेल। सबसे पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जिसके थ्रू सिग्नल पड़ोसी सेल तक पहुंचाया जाएगा वो रिलीज होता है। फिर सिग्नल का ट्रांसपोर्ट होता है टारगेट सेल से। सपोज करिए कि लीवर के सेल से कोई सिग्नल रिलीज हो रहा है और उसको मान लीजिए किडनी तक जाना है, तो सबसे पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर वो रिलीज हुआ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहाँ पहुँचेगा? वो पहुँचेगा किडनी के सेल तक। तो पहला हो गया सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिग्नल टू द टारगेट सेल। ठीक है, यानी जिस सेल तक सिग्नल को पहुँचना चाहिए वहाँ सिग्नल पहुँचेगा। फिर ये जो सिग्नल पहुंचा है दूसरे सेल तक, टारगेट सेल तक, वो वहाँ जाकर बाइंड होगा और जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टारगेट सेल की सतह पर जाकर बाइंड होगा वैसे ही वो इनिशिएट कर देगा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को, जो कि सिग्नल को अंदर तक पहुंचाएगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से ही जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अपना मैसेज सेल की सतह से सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस तक, जीन्स तक पहुंचा पाएगा, है ना। देन इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, जो इंटरनल मैकेनिज्म दैट अ सेल कैन यूज टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सिग्नल्स इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। मतलब अभी जैसे हमने देखा कि कैसे सेल्स अगर बाहर से कोई सिग्नल आया
तो कैसे वो टारगेट सेल तक पहुंचा और टारगेट सेल से पहुंचकर किस तरह से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड किया सेल की सतह से, और कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को उसने इनिशिएट किया। ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग थी। लेकिन अब एक बार सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे चालू हो गया तो सेल इंटरनली इस एक्सटर्नल सिग्नल को कैसे एक्सेप्ट करके अपने इंटरनल ऑर्गेनेल तक पहुंचाएगा, वो जो पूरा प्रोसेस है, यानी अभी तक एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पहुंचा। अब पहुंचने के बाद ये सिग्नल अपने ही अंदर सेल कैसे ट्रांसफ़र करेगा, इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, यानी कि वो मैकेनिज़्म जिसके तहत सेल अपने ऑर्गेनेल्स तक सिग्नल पहुंचाता है उसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। ठीक है। सॉरी, द एक्स्ट्रासेल्युलर सिग्नल्स आर ट्रांसड्यूस्ड इनसाइड द सेल। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग से ही बाहर से आए सिग्नल को सेल के अंदर ट्रांसड्यूस कराया जा सकता है। ठीक है। अब सेल सिग्नलिंग को यदि हम क्लासीफाई करें तो सेल सिग्नलिंग क्लास कैन बी क्लासीफाइड एज आइदर मैकेनिकल और बायोकेमिकल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिग्नल्स, है ना। जो सेल सिग्नलिंग क्लास होती है उसे मैकेनिकल या बायोकेमिकल बोला जा सकता है। किस तरह से सिग्नलिंग होती है इसके ऊपर सिग्नल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं और सब डिवाइड कर सकते हैं एज इंट्राक्राइन, ऑटोक्राइन, जस्टाक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। इंट्राक्राइन होते हैं जो सिग्नल्स, दी सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड बाय अ टारगेट सेल दैट स्टेज विद इन दी टारगेट सेल। ये जो सिग्नल हैं ये सेल के अंदर ही जनरेट होते हैं और सेल के इंटरनल ऑर्गेनेल्स को अफेक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड एज इंट्राक्राइन। ठीक है। एंड ऑटोक्राइन आर प्रोड्यूस्ड बाय द टारगेट सेल एंड अफेक्ट दी टारगेट सेल। ये जो हैं जो इंट्राक्राइन थे ये दे आर प्रोवाइडेड बाय द टारगेट सेल एंड दे स्टे विद इन द टारगेट सेल ओनली। इंट्राक्राइन जो है वो स्टे भी कहाँ कर रहे हैं, टारगेट सेल के अंदर ही। और जो ऑटोक्राइन सिग्नल हैं वो भी इंट्राक्राइन जैसे ही प्रोड्यूस टारगेट सेल से हो रहे हैं और स्टे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट ये किसे कर रहे हैं, इफ़ेक्ट ये भी टारगेट सेल को ही अफेक्ट कर रहे हैं। इंट्राक्राइन किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, स्टे करते हैं, मतलब कि जो इंट्राक्राइन सिग्नल्स हैं वो टारगेट सेल से प्रोड्यूस होते हैं और टारगेट सेल में ही रहते हैं, लेकिन टारगेट सेल में रहते हुए भी ये किसी और सेल को भी अफेक्ट कर सकते हैं, है ना, और अपने सेल ऑर्गेनेल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटोक्राइन होते हैं वो टारगेट सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं, स्टे कहीं भी करें, मगर ये अफेक्ट किसको करते हैं, केवल टारगेट सेल को ही, जो इन्हें प्रोड्यूस करता है उसी सेल को ये अफेक्ट करते हैं। देन जस्टाक्राइन ये एडजेसेंट सेल्स को अफेक्ट करते हैं, आसपास के, एडजेसेंट मतलब आसपास के सेल्स को अफेक्ट करते हैं। देन पैराक्राइन, These signals target cells in vicinity of the emitting cell। ये आस पड़ोस के, मतलब जो जस्टाक्राइन था वो बिल्कुल आस पड़ोस के, और इसकी जो पेरिफेरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ये जो थोड़े एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जितने भी सेल होते हैं उसको पैराक्राइन जो सिग्नलिंग है वो अफेक्ट करती है। और एंडोक्राइन जो होती है वो लार्ज डिस्टेंट सेल्स को भी अफेक्ट करती है। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि कोई भी सिग्नल रिलीज़ हुआ, जैसे हार्मोन्स जो हैं हमारे वो सब एंडोक्राइन कहलाते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, वो ब्लड में घुल जाते हैं और दूर दराज के सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये एंडोक्राइन का मतलब होता है कि जो भी सिग्नल रिलीज़ हुआ वो ब्लड के अंदर घुल जाएगा और फिर लार्ज डिस्टेंट सेल्स को भी अफेक्ट करेगा। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, ऑटोक्राइन मतलब खुद ही से रिलीज़ हुआ, खुद ही टारगेट सेल को अफेक्ट करेगा, है ना। पैराक्राइन मतलब कि सेल टारगेट्स नियर बाय सेल, एंडोक्राइन यानी कि जो डिस्टेंट सेल्स को टारगेट करे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे पहला होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक मेजर पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। ये अमीनो एसिड से बनता है और नियर बाय सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। देन न्यूरोट्रांसमीटर, दे कैरी सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन्स टू नियर बाय सेल। ये न्यूरॉन से नियर बाय सेल्स तक सिग्नल ले जाता है और वापस नियर बाय सेल से न्यूरॉन्स तक भी सिग्नल लाता है। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा कि जो भी नर्व्स का ट्रांसमिशन होता है, नर्व्स जब किसी इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के वाया ही ट्रांसफ़र होता है। फिर पेप्टाइड हार्मोन, इसके अंदर
अंदर पेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सब आते हैं और ये भी न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और ये नेबरिंग सेल्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर इकोसोनाइड्स, several lipid works such as signal molecule which act by binding to the cell surface. Most important of the molecules include eicosanoid, prostaglandin एंड थ्रम्बोक्सिन्स एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, जो सेल की सतह से बाइंड होते हैं, जैसे कि इकोसोनाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रम्बोक्सिन्स एक्सेट्रा। ये सब इकोसोनाइड्स की तरह काम करते हैं और ये सब सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम कर सकते हैं। फिर प्लांट हार्मोन, दो प्लांट हार्मोन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम कर सकते हैं और प्लांट के अंदर सेल इलॉन्गेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इसके अलावा होते हैं सेकेंडरी रिसेप्टर्स। बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड टू द सेल रिसेप्टर लीड्स टू रिलीज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। जैसे ही कोई लिगेंड जाकर के सेल रिसेप्टर से बाइंड करता है, वैसे ही जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं सेल में, उनका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर टर्म्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर। और जो भी ये इंट्रासेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन दी सेल, इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर उपस्थित जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। इसमें 3-5 साइक्लिक AMP, 3-5 साइक्लिक GMP, 1,2 डाइअसाइल ग्लाइकोलाइन इनेस्टॉल 1,4 ट्राइफॉस्फेट IP3, ये इंपॉर्टेंटली इंक्लूडेड हैं। मतलब ये तीनों क्या है, सेकेंडरी रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर उपस्थित सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद दो पाथवे हैं जिनको हम देख सकते हैं जो सेल सिग्नलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें एक है CAMP पाथवे। जो CAMP पाथवे होता है, CAMP अफेक्ट्स इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट था पूरा कि CAMP जो है वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को अफेक्ट करता है, ये कंसेप्ट दिया था सदरलैंड ने। ठीक है, CAMP इज फॉर्म्ड बाय ATP, फॉर्म्ड फ्रॉम ATP। CAMP का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ATP से होता है। कैसे, ATP पे जब एडिनाइल साइक्लेस का एक्शन होता है तो ATP कन्वर्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है AMP में, और AMP पे जब CAMP फॉस्फोएस्टरेज का एक्शन होता है तो इससे CAMP का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका एपिनेफ्रिन रिसेप्टर दैट इज कपल्ड टू एडिनाइल साइक्लेस बाय अ G प्रोटीन दैट स्टिमुलेट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर CAMP लेवल। एपिनेफ्रिन जो है वो एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है। उसका जो रिसेप्टर है वो एडिनाइल साइक्लेस से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ता है, G प्रोटीन से, और इसके जुड़ने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है, जिससे कि इंट्रासेलुलर CAMP का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है CAMP के मतलब सेल सिग्नलिंग में काम करने का, ये एक एग्जाम्पल है। इन मैनी एनिमल्स सेल इंक्रीज in CAMP activity, the transcription of a specific target gene containing regulatory sequence called CAMP response element। बहुत सारे एनिमल्स में CAMP जो है वो सिग्नलिंग को इनिशिएट करता है और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का इनिशिएटर और एक्टिवेटर बनता है। मतलब कि CAMP अपने आप में एक सेल सिग्नलिंग का पाथवे चलाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जो साइक्लिक GMP है वो भी सेल सिग्नलिंग का पाथवे चला सकता है। CGMP जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय GTP बाय द एक्शन ऑफ ग्वानिल साइक्लेस एंड डिग्रेडेड टू GMP बाय अ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। ये जो CGMP है इसका भी फॉर्मेशन होता है GDP के डिग्रेडेशन से, और GDP पे जब ग्वानिल साइक्लेस का एक्शन होता है तो GTP इज डिग्रेडेड इनटू GMP, जिसके ऊपर जब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का एक्शन होता है GMP पे तो GMP इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड टू CGMP। ठीक है, फिर स्टिमुलेशन
फिर गुआनिल साइक्लेज जो है वो स्टिमुलेट होता है एंड इट लीड्स टू एलिवेटेड लेवल ऑफ CGMP। जैसे ही गुआनिल साइक्लेज जगह स्टिमुलेट हुआ वैसे ही CGMP का लेवल बढ़ जाएगा और इससे ब्लड वेसल डायलेशन होगा। ब्लड वेसल क्या होने लगेंगे? डायलेट होने लगेंगे। देन एग्जाम्पल ऑफ CGMP बेस्ट सीन इन वर्टिब्रेट आई। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है CGMP का वो वर्टिब्रेट आई में देखा गया है, जो कि सेकेंडरी एक्सेप्टर की तरह काम करता है ना। फोटो रिसेप्टर इन दी रॉड सेल ऑफ रेटिना इज अ G कपल प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन। ठीक है, रॉड सेल्स जो रेटिना के होते हैं उसमें एक G कपल प्रोटीन होता है जिसको रोडोप्सिन कहते हैं, जो कि लाइट के रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होता है। जब रोडोप्सिन लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्टिवेट होता है। और एक्चुअली लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है ये आपने सबने पढ़ा होगा जब हम विटामिन A पढ़ाते हैं, तो ये साइकिल पढ़ाई जाती है, रोडोप्सिन साइकिल जिसको बोलते हैं। तो लाइट एक्चुअली एब्जॉर्ब होती है 11 सिस रेटिनल से, विच इज़ देन कन्वर्टेड टू ऑल ट्रांस रेटिनल, इंड्यूसिंग कन्फर्मेशनल चेंज इन रोडोप्सिन G प्रोटीन। रोडोप्सिन G प्रोटीन जो होता है उसके अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है। कब? जब 11 सिस रेटिनल लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऑल ट्रांस रेटिनल में बदलेगा। और वो कन्वर्शन क्यों होगा? क्योंकि रोडोप्सिन के G प्रोटीन में चेंज आएगा। ठीक है, और इस रोडोप्सिन का जो G प्रोटीन होता है इसमें चेंज आने के कारण CGMP फॉस्फोडाइरेज की एक्टिविटी बढ़ेगी और इससे CGMP सेल सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट होगा। ठीक है, और ये सेल सिग्नलिंग कॉज करेगा। देन एक और मेथड होता है फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम आयंस के थ्रू। इस पाथवे में क्या होता है? फॉस्फोलाइपेज C जो होता है इट कैटेलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइइनस्टॉल 4,5 बाइफॉस्फेट। PIP2 का कैटालिसिस ये कॉज करता है। PIP2 जो होता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है एंड इनिस्टॉल ट्राईफॉस्फेट में इसका फिर DAG का कन्वर्शन होता है। एंड देन डाइएसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेट्स मेंबर ऑफ प्रोटीन काइनेज C। ये जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल होता है ये एक्टिवेट करता है किसको? प्रोटीन काइनेज C के मेंबर्स को। और इसी दौरान IP3 जो है वो कैल्शियम आयंस के रिलीज़ को सिग्नल करता है। और जैसे ही कैल्शियम आयंस का रिलीज़ होता है इंट्रासेलुलर लेवल बढ़ता है कैल्शियम आयंस का, वैसे ही ये पाथवे जो है ये रन होता है और ये सेल सिग्नलिंग के द्वारा किसी भी सेल का एक्टिवेशन कॉज कर सकता है। ये जो पाथवे है ये जनरली T सेल का एक्टिवेशन जब हम पढ़ाते हैं तो ये पाथवे एक मेजर इवेंट है T सेल को एक्टिवेट करने में। ये इम्यूनोलॉजी के पेपर में जब आप T सेल का एक्टिवेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक पोटेंट पाथवे T सेल को एक्टिवेट करने के लिए कैसे फॉस्फोलाइपेज C जो होता है वो फॉस्फोइनिस्टॉल 4,5 बाइफॉस्फेट यानी PIP2 का डिग्रेडेशन करवाता है और इसका कन्वर्शन करा देता है DAG में। फिर DAG और इनिस्टॉल बाइफॉस्फेट बनता है। DAG जो रहता है वो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा जो IP3 को एक्टिवेट करेगा और IP3 जो है उसके एक्टिवेशन से कैल्शियम आयंस का रिलीज़ होगा और इंट्रासेलुलर स्टोर उसका बढ़ेगा और इस तरह से सेल सिग्नलिंग होगी और ये पाथवे फाइनली T सेल को एक्टिवेट कर देता है। तो ये 3 मेजर पाथवे हैं जिसके थ्रू सेल सिग्नलिंग होती है। CAMP पाथवे, CGMP पाथवे और फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम आयंस। और इसके अलावा आपको ये मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये था सेल सिग्नलिंग का टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा। डिफ़िकल्टीज़ के साथ फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।